द रियल टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर रचना गुप्ता। आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का धर्मशाला में हो रहा शीतकालीन सत्र। ये जो सत्र है ये इस बार नहीं हुआ, ये आज से 19 साल पहले वीरभद्र सिंह के चीफ मिनिस्टर रहे थे धर्मशाला में सत्र आयोजित करने का एक मुद्दा उठा था और 2005 में वहाँ एक सेकेंड असेंबली विंटर्स के दौरान में करवाने का शुरुआत हुई। तो इसको जब 2005 में असेंबली धर्मशाला में हो रही थी तो कोई स्थायी भवन नहीं था और स्थायी भवन ना होने के कारण वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही इस सत्र का आयोजन कर दिया गया। आपको बता दें कि धर्मशाला में सत्र होता क्यों है आखिर। छोटा सा स्टेट है, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे महज 70-72 लाख की आबादी वाले छोटे से स्टेट में दूसरी विधानसभा को आयोजित करने का एक औचित्य क्या है, क्योंकि सरकार पूरी शिमला से शिफ्ट होकर धर्मशाला चली जाती है। दरअसल 2005 में जब ये सेशन हुआ तो एक मुद्दा उठा था। वीरभद्र सिंह अपर हिमाचल से होने के कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री कई साल रहे, तो जनरली भेदभाव का इशू उठता रहा कि अपर हिमाचल को तवज्जो दी जाती है और जो लोअर हिमाचल है वो लोअर हिमाचल जो है निगलेक्टेड है। लोग हिमाचल में आ गए, जैसे कांगड़ा, हमीरपुर, इस तरह के क्षेत्र, तो वहाँ पर सरकार पहुँचती नहीं है। तो उस टाइम वीरभद्र सिंह के करीबी जो है सुधीर शर्मा, जो आज बीजेपी में चले गए हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था और वीरभद्र सिंह के साथ उनकी एसोसिएशन भी अच्छी होती थी। तो ये सारे मुद्दे जब वहाँ पे उठे, चंद्र कुमार ने उठाया, बाकी लोगों ने उठाया, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर्स ने उठाया कि सरकार को यहाँ पे एक कदम बढ़ाना चाहिए पॉलिटिकल रीजंस के कारण, तो उन्होंने वहाँ पे सत्र शुरू करने की ये इनिशिएटिव लिया वीरभद्र सिंह ने। उसके बाद 2006 में एक्चुअली जो ये भवन था तपोवन में, जो ये सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है, धौलाधार के आगोश में है, वहाँ पे सब लोग जाते हैं और जाकर वहाँ ये सत्र होता है। पहले होता था 2-3 दिन तक लिमिटेड रहता था। इस बार का जो ये सत्र है ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है। 26, 27, 28 को इसका फर्स्ट फेज हुआ और फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5 तारीख तक ये और आगे चलेगा। तो इस दौरान होता ये है कि सारी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रश्नकाल के लोग, पुलिस, विधानसभा के एमएलएज, विधानसभा का स्टाफ, मतलब डिपार्टमेंट, लगभग हर एचओडी वहाँ रहता है इसी तर्क के साथ कि कभी कोई प्रश्न लग जाए या चर्चा में नियम 67 में आ जाए, 324 में आ जाए, 62 में आ जाए, कोई ना कोई चर्चा रहेगी, तो हमारा वहाँ उपस्थित रहना जरूरी है। इसलिए सरकार वहाँ के सारे होटल्स बुक कराकर इनको सब फैसिलिटेट करती है और भारी भरकम खर्चा जो है वो सरकार का इस धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेटअप नहीं है, सबको अपने टेम्परेरी ऑफिस बनाने पड़ते हैं, टेम्परेरी तौर पर रहना पड़ता है। बहरहाल ये तो थी पृष्ठभूमि जो वीरभद्र सिंह शुरू करके गए थे अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में एक बैलेंस बनाने के लिए, और इसके अलावा कई और इनिशिएटिव लिए गए। जब सुधीर शर्मा कैबिनेट में मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल में शिमला में एकमात्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, तो धर्मशाला में सेकेंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का काम भी इसी पीरियड में हुआ जब ये बात एमर्ज हुई। इसके बाद धीरे धीरे कई ऑफिस गए, जैसे धर्मशाला स्कूल एजुकेशन बोर्ड और नंबर ऑफ दफ्तर जो थे या उनका अपग्रेडेड वर्जन जो था धर्मशाला शिफ्ट हुआ। अभी रिसेंटली सुक्खू गवर्नमेंट के दौरान में धर्मशाला में भी टूरिज्म का दफ्तर शिफ्ट कर दिया गया। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट को करने के लिए धर्मशाला एक सेंट्रल हब बना, जो एक तरह से सेकंड कैपिटल के तौर पर हिमाचल में काम करता है। इस बात पर हम बाद में आएंगे कि क्या दूसरी धर्मशाला को एक सेकंड कैपिटल या विधानसभा सत्र करवाने का सही है या नहीं है, या व्यवस्था परिवर्तन के दौरान में जब फिजूल खर्ची पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जा रही है तो क्या वो इस विषय पे भी गौर करेगी या नहीं करेगी, ये हम अगले मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इस बार इस विधानसभा सत्र की बात करें तो अक्सर हम अखबारों की हेडिंग्स में ये लिखते थे कि ठंडक में तपेगा तपोवन। मतलब ये है कि धौलाधार पे तो बर्फ गिरी है लेकिन अंदर जो है वो मुद्दों की गर्माहट है। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि 26, 27, 28 3 दिन का जब सत्र चला तो बीजेपी के हाथ में कई ऐसे मुद्दे थे जिसको काउंटर करना था कांग्रेस को, और कांग्रेस के पास भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको काउंटर कांग्रेस ने भी किया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है जो
आप सुनिएगा। तपोवन में जब सत्र शुरू हुआ इस 26 नवंबर को, पहली बैठक में कांग्रेस के लोगों ने विषय उठाया कि जो हंसराज हैं भाजपा के विधायक और कुछ और लीडर्स भी हैं जिनके ऊपर महिलाओं पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तो उन पे मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे है, इस पार्टी की क्रेडिबिलिटी दांव पे है, ऐसा करके उन्होंने विषय उठाया। तो इस विषय को काउंटर करने के लिए बहुत डिफेंसिव बीजेपी रही इस मामले पर, और खुलकर किसी भी व्यक्ति ने हंसराज के विषय पे या एक और लीडर हैं उनके भाई के विषय में कोई बात की नहीं। लेकिन जिस तरह से तख्तियां लेकर कांग्रेस के ही लोग बैठ गए और उन्होंने एक तरह से पॉइंट आउट किया कि बीजेपी जो है वो कितनी महिला हितैषी है, तो उसमें साफ बात थी कि बीजेपी जो है वो विमेन वेलफेयर इश्यूज पे बात करती है, लेकिन असल में भाजपा में महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये इनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही के हरकतों से पता चल जाता है। तब तक जो है वो हंसराज को इंटरिम बेल नहीं मिली थी और मामला कोर्ट में था। हंसराज विधानसभा में नहीं आए, लेकिन विधानसभा में उनकी एब्सेंस में जब बीजेपी ने इसको काउंटर किया तो उन्होंने जगत प्रकाश नेगी जो कांग्रेस के ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि आप जो है वो आपका जो फैमिली डिस्प्यूट है और फैमिली डिस्प्यूट के कारण आपकी खुद की फैमिली में ऐसा होता है, तो वो पर्सनलाइज हो गया। जब ये मुद्दा पर्सनलाइज हुआ कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ बीजेपी ने किया, तो वो वहाँ से एग्रेशन शुरू हुआ और टोटल जो पब्लिक इश्यूज थे वो डाइल्यूट हो गए और मुद्दा बह के हंसराज से बहता बहता आरएसएस तक पहुंच गया। यानी कि जो हंसराज की चिंगारी लगी थी वो आरएसएस की गिरेबान पे पहुंच गई, क्योंकि जगत प्रकाश नेगी ने आरएसएस पे तीखे बयान दे दिए। आरएसएस पे बोला, उन्होंने गांधी पे बोला और गांधी की मौत पे बोला, गांधी के इर्द गिर्द जो हुआ उसको लेकर बोला, और शायद इसमें कुछ एक मामले जो हैं वो स्पीकर ने एक्सपंज भी किए, जिनको बीजेपी ने जोर माना कि इस तरह की बातें रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। तो वो मामला जो है वो खिंच गया इलास्टिक की तरह। अब ये जो युद्ध था विद इन हाउस वो बहुत एग्रेशन मोड में चला गया और बीजेपी भी उनके डिफेंस में कुछ नहीं बोल पाई और उल्टा अटैकिंग हो गई इसमें कैबिनेट मिनिस्टर पर। और इस बीच जो था दो इम्पोर्टेंट मुद्दे आए कि पंचायती राज इलेक्शन को सुक्खू गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, ये कह के कि अभी आपदा आई है और आपदा में अभी लोग सेटल नहीं हुए हैं, तो पंचायत के इलेक्शंस कराना अभी संभव नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चुनाव आयोग और इसके बीच में जो सरकार के बीच में टसल थी, लेकिन जब उन्होंने हाउस में स्टेटमेंट दी सीएम ने कि चुनाव जो है वो बड़े क्लियर 6 महीने बाद होंगे, जब ये आपका डिलिमिटेशन और सेटलमेंट हो जाएगी उसके बाद ही किया जाएगा। तो बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा था पंचायत इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाने को लेकर, जिसपे वो हल्ला कर सकती थी, लेकिन वो सारा ये आरएसएस और हंसराज के बीच में और जगत सिंह नेगी के बीच में डाइल्यूट हो गया। दूसरा विषय आया इसका जो पेंशनर्स वाला, जो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी घेरेबंदी हाउस के बाहर प्लान की गई थी और बहुत मास प्रदर्शन किया गया था कि पेंशनर्स को जो है एरियर नहीं मिल रहे या उनके मेडिकल बिल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो सरकार के पास फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा है और सरकार के पास पैसे देने को है नहीं है, तो बीजेपी इस मुद्दे को भी उठाना चाह रही थी कि जब पैसे ही नहीं है तो आप पेंशन देने की, ओपीएस देने की या पेंशनर्स को फैसिलिटेट करने की बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो। तो ये सारे मामले जो थे वो अंदर हाउस के और बाहर हाउस के चलते रहे, लेकिन इस बीच अभी कोई बड़ा मेजर बिल अभी प्लेस नहीं हुआ था। और इसी कंटिन्यूटी में जब 2 दिन का ब्रेक आया सैटरडे और संडे को, तो कांग्रेस की एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि नया अध्यक्ष बदला, जो बहुत टाइम बाद बदला। तो उसने ओथ लेनी थी, विनय कुमार जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने ओथ लेनी थी। और इस पीरियड में जो था वो सारे लोग आ गए शिमला कांग्रेस वाले, तो ओथ का एक मेजर समारोह इन्होंने किया। 5 दिसंबर तक ये जो है सत्र अभी और चलना है। इस बीच सरकार की ओर से अहम डाइवर्जन जो की गई इशू को लेकर वो की गई एंटी चिट्टा ड्राइव, जो पहले शिमला में हुई थी, मास स्केल पे गवर्नमेंट ने की, और अब जो है वो धर्मशाला का मेन इनका सेंटर रखा गया, जिसमें 1 तारीख को सुबह मैराथन का प्लान किया गया। और मैराथन जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर, खासतौर पे यूथ में चिट्टा के अगेंस्ट ड्राइव को किक किया। तो ये एक बहुत बड़ी
एक्टिविटी सरकार ने धर्मशाला में करने की कोशिश की शिमला के बाद। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो इस सेशन के दौरान में 4 तारीख को एक बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल आंदोलन टाइप करना चाह रही थी। मजेदार बात यह है कि इसका सेंटर और स्टेशन भी इन्होंने धर्मशाला को ही रखा है। धर्मशाला की खास बात यह भी है कि धर्मशाला के एमएलए हैं वो सुधीर शर्मा है। सुक्खू गवर्नमेंट के खिलाफ, खासकर सुक्खू के खिलाफ जो है वो काफ़ी बोलते रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और जो लोग जीत के आए बाई इलेक्शन में उनमें सुधीर ही थे जो दोबारा से असेंबली में पहुंचे, तो वो काफ़ी अटैकिंग मोड पे है। तो धर्मशाला में बीजेपी ने भी सारा दारोमदार उनके ऊपर डाल दिया कि आप करिए, और इसके लिए भले ही संयोजक विपिन परमार को बनाया है, पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। तो जो 4 तारीख का हल्ला बोल प्रोग्राम होगा वो सरकार की 3 साल की जो ड्यूरेशन पूरी होने वाली है अभी अगले हफ्ते तक, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये जो धर्मशाला को मेन स्टेशन के तौर पर चुना। तो कहने का मतलब यह है कि इधर से भी और उधर से भी धर्मशाला जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, और इसमें बीजेपी के ऊपर भी टारगेट है कि वो इतनी जनता में लोग इतनी जनता को लेके आए, सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करें। खासतौर पर बिहार इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उससे बीजेपी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म में है, उत्साह में है और काफ़ी अटैकिंग मोड पर रहने वाली है। लेकिन जो मामला है हंसराज का या महिला उत्पीड़न का जो उनके ऊपर लग गया है, वो एकमात्र मामला ऐसा है जो इनको परेशानी में डाल रहा है। दूसरा आ रहा है कि जो सेंटर से असिस्टेंस की बात नहीं आ रही है, मतलब पैसा मिलने की बात नहीं आ रही है, तो सुक्खू गवर्नमेंट को क्राइसिस तो है ही है, सरकार चलाना मुश्किल भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क पे इफ़ेक्ट पड़ गया है, क्योंकि आपकी पेंशन, देनदारियाँ, तनख्वाहें, इन सब के चक्रव्यूह में जो ये मुख्यमंत्री फंसे हैं और सरकार फंसी है, उससे निकल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए इन सारे चैलेंजेस को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द मीन टाइम एक और डाइवर्जन इशू का हुआ है कि जितने भी स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं, उनको बंद करने का या उनको स्क्वीज़ करने का या रेशनलाइज करने के जरिए वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने फिजूल खर्ची को ख़त्म करने की कोशिश की है कि जहाँ पे उनका फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उनको खर्च किया जाए, उनको ठीक किया जाए, उनको ऑल्टर किया जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से रेवेन्यू रिसोर्स जनरेशन के जरिए जो है पूरी सरकार को चलाने और डेवलपमेंट पर को फोकस करने, लोगों को काम दिलाने, नौकरी दिलाने वाले इशू की तरफ ध्यान तो दे पा रही है, कांग्रेस दे रही है, लेकिन वो रिजल्ट आ नहीं रहे जैसा आना चाहिए था। तो बीजेपी के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस का मुद्दा, पेंशन भत्तों का मुद्दा और ये जो फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट 3 साल का है, वो गिनाने को बहुत है। और धर्मशाला इसको सेंटर प्लेस या सेंटर स्टेज जो है वो 4 तारीख को सजाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग इनके सीनियर लेवल पे भी की जा रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी जो अपने 3 साल का समारोह करेगी, उसके लिए उन्होंने बड़े स्मार्टली जो है वो मंडी स्टेशन को चूज़ किया है, जिसमें उन्होंने मंडी जिला को, जिसमें जन अवेयरनेस टाइप कुछ लोगों को बताने वाली या हमारी उपलब्धियां गिनाने वाली एक रैली के तौर पर बताया है। ये कंट्रोवर्सी तब जनरेट हुई कि मंडी में तो ऑलरेडी आपदा आई हुई थी, तो जब आपदा आई हुई थी तो आप जश्न किस बात का मना रहे हैं, तो ऐसे आरोप भी लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में तप कर आई और आने वाले 3-4 दिन और भी एग्रेसिव और एग्रेशन से भरे हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक मेरे लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।